आजकल ये बहुत फनी चीज चल रही है Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. तो Gen Z. Generation Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. मैं भी शायद जेनजी हूँ क्योंकि मैं 1997 बॉर्न हूँ। बट उस टाइम पे मार्केट में जेनजी वाला नया बिजनेस लोग भरोसा कैसे करें। आई एम श्योर आधे से ज़्यादा लोगों ने अपने पापा से सुना होगा, काम छोड़ के क्या चलेगा, गधे चराएगा। यही डायलॉग मेरे पास आया। मेरे अंदर कुछ ना कुछ था जिसने बोला यार केशव अब बस करके देख, जो होगा फिर देखा जाएगा। मैं 21 की उम्र में सीए बना, 24 की उम्र में अपनी कंपनी स्टार्ट की और 27 साल की उम्र में आज ये कंपनी साल की 1000 करोड़ के ऊपर की रेवेन्यू करती है। नमस्ते दोस्तों, मैं सीए केशव विनानी आज यहाँ से अपनी बातें करने आया हूँ। मैं 21 की उम्र में सीए बना, 24 की उम्र में अपनी कंपनी स्टार्ट की और 27 साल की उम्र में आज ये कंपनी साल की 1000 करोड़ के ऊपर की रेवेन्यू करती है। जरूर समय छोटा है, शायद लोग पूछते होंगे कि 2-2.5 साल में, 3 साल में, 5 साल के काम करने के एक्सपीरियंस में आप 1000 करोड़ के सेल्स पे पहुंचे हो, प्रॉफिटेबली कर रहे हो, कंपनी बड़ा कर रहे हो। बट ये 5 साल की जर्नी के पीछे है मेरे लाइफ के 25, 26, 27 सालों के इवेंट्स का एक्सपीरियंस, जो छोटे छोटे मोमेंट जिन्होंने मुझे शेप किया। मैं जानता हूं आज जो मेरे को सुन रहे हैं उसमें हर बंदा अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये जरूर सोचा था यार कि काश मैं बिजनेस कर लेता, काश मैं बिजनेस में कुछ अच्छा कर लेता, काश मैं खुद का कुछ कर लेता। आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैंने वो 25 साल या 5 साल की जर्नी में जो अचीव किया वो कैसे किया। मैंने अपने जीवन के 25 सालों में छोटी छोटी क्या क्या चीजें सीखी जिससे आज जहां पे मैं हूं वहां पे मैं आ सका। मैं पैदा हुआ था 1997 में कर्नाटका के, नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से गांव गुलेजगुड के अंदर। गुलेजगुड टेक्सटाइल का हब था, वहां पे मारवाड़ी कम्युनिटी का ठीक ठाक जमावड़ा था। हर किसी को जो मैं जानता था या जो मेरे रिश्तेदार थे सबका खुद का धंधा था, जॉब का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वहां जैसे घर में जहां पे मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे चाचा, हम लोग एक मारवाड़ी जॉइंट फैमिली में रहते थे। जब मैं 5 साल का हुआ तब मेरे पापा ने ये सोचा कि फ्यूचर कुछ अलग है। जैसे हम लोग गांव में 2 बड़े घर गाड़ी के साथ बैठे रहते थे, मेरे पापा को तब लगा कि अगर इसको कंटिन्यू करना है या आगे ग्रोथ करनी है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कारण उन्होंने वो गांव का सुख अपने दोस्त छोड़ के बेंगलोर जैसे शहर में अपना नया व्यवसाय स्टार्ट किया। अब हम पहुंच गए बेंगलोर में। बेंगलोर के अंदर मेरे पास, जहां से मैं पला बड़ा अपने दादा दादी के लाड चाव में, हमारे पास वहां पे 2 घर, 2 गाड़ियां, ड्राइवर, नौकर चाकर, हर चीज थी। लेकिन मेरे पापा ने एक छोटा सा घर लिया। ये घर भी लिया रेंट पे। अच्छा, और घर भी ऐसी एरिया में लिया जहां ना कोई टू व्हीलर आ सकता था ना कार। लोग चलते भिड़ भिड़ के थे। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास गांव में इतना ऐशो और आराम था और हमारे लिए जिंदगी का बहुत बड़ा चेंज था। बट पर्पस ऑफ मूविंग टू बेंगलोर, जो बेंगलोर मूव करने की चीज थी वो हमारे लिए थी, मेरे पापा का मोटिवेशन था एजुकेशन। इस कारण में उन्होंने मुझे उस टाइम के बेंगलोर के सबसे बढ़िया स्कूल बिशप कॉटन बॉय स्कूल में डाला। मुझे आज भी याद है, मेरी सालाना फीस 1 लाख के ऊपर हुआ करती थी। बट मैं उस जिस स्कूल में जाता था, मेरे कोई भी दोस्त उस एरिया में नहीं रहते थे। सबके घर बड़े बड़े थे, सबके पास गाड़ियां थी, सबके पास ड्राइवर था। लेकिन मेरे पापा का अप्रोच कुछ अलग था। अब आप ये सोचेंगे कि इतना बड़ा घर गांव में, 2-2 गाड़ियां गांव में, सिटी में आके एक छोटे से घर में रह रहा है बट एजुकेशन बेस्ट स्कूल में कर रहा है, एडजस्ट कैसे किया होगा? यही क्वेश्चन मेरे अंदर आया था। बट ये मेरे पापा की वो थिंकिंग थी जहां उन्हें बच्चों को पैसे की वैल्यू बहुत ही अर्ली स्टेज पे सिखाना था। उन्हें ये बताना था कि लाइफ के ऐशो और आराम ऐसे नहीं मिलते। लाइफ के ऐशो आराम के लिए मेहनत करनी पड़ती है। छोटे से छोटे चीज के अंदर एडजस्ट करना सीखता है। बट शायद यही मेरे मारवाड़ी इंस्टिंक्ट्स भी थे। अब आपको बताता हूं मेरे पापा ने इसके आगे मुझे शेप करने के लिए क्या किया। मैं आया 12th स्टैंडर्ड में, मैंने ली कॉमर्स क्योंकि साइंस अपने बस की थी नहीं, जैसे आधे भारतीयों की बस की नहीं होती। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कॉमर्स करेंगे, बीकॉम करेंगे, एमबीए करेंगे, सीए करेंगे, फिर कुछ ना कुछ अच्छा बिजनेस तो फ्यूचर में कर ही लेंगे। हालांकि आजकल टाइम अलग है, आईआईटी वाले, आईआईएम्स वाले भी आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं स्टार्टअप्स में। बट उस टाइम पे जब मैं 11th 12th कर रहा था, लोगों का मान्यता ये था कि अगर कॉमर्स करेगा तो बिजनेस तो कर ही लेगा।
प्लस मैं था बिजनेस फैमिली से, जॉब मेरे को वैसे भी समझ में नहीं आ रही थी। जिस गांव में पला बड़ा, जब बेंगलोर में आया, जब चीजें देखी, भले ही हम लोग कम चीजों के अंदर रहते थे, लिमिट्स के अंदर रहते थे, बट एक थिंग क्लियर थी कि हमें करना तो खुद का काम था, जॉब अपन नहीं कर सकते थे। जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, मेरे और मेरे पापा के बीच में एक डिस्कशन हुई थी। मेरे पापा ने बोला, बेटा तुझे सीए करना है। और सीए तो बहुत टफ कोर्स था, जिंदगी के 5 साल मेरे बर्बाद हो जाते, मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाता। लेकिन मेरे पापा ने बोला, बेटा सीए एक इकोनॉमिकल कोर्स है, आज मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं तेरा एमबीए या बीबीएम अफोर्ड कर सकूं। शायद वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन उनका पीछे का ऑब्जेक्टिव कुछ बड़ा था। मैंने चुपचाप अपनी पापा की बात सच मानी और मैंने सीए एंट्रेंस क्लास में बैठ गया। मुझे आज भी याद है, 28 मार्च को हमारी 12th की फाइनल एग्जाम्स खत्म हुई थी और 2 अप्रैल को वो डरावनी सीएससी क्लास का मेरा पहला दिन था। सीए फाउंडेशन में 800 बच्चे एकदम दब दब के बैठे हुए, एक शायद 1500 स्क्वायर फीट की क्लास में। आप सोचो, एक बेंच में 8 बच्चे बैठे हैं, छोटी छोटी जगह के अंदर, बुक्स निकाल रहे हैं, बुक्स आपस में भिड़ रही हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। और उधर आते हैं हमारे प्रोफेसर, और मेरे फर्स्ट प्रोफेसर राज सर, उनका फर्स्ट डायलॉग ये था कि आपस में एक दूसरे को देख लो, ये जो 800 की बैच है, इसमें सिर्फ 8 लोग सीए बन के निकलेंगे। ये प्रोफेशनल कोर्स उतना डिफिकल्ट है। इस प्रोफेशनल कोर्स ने बहुतों की लाइफ बनाई है, लेकिन बहुतों से बहुत मेहनत ली है। उस दिन मैंने सोचा था कि अगर इस क्लास से 8 लोग सीए बनेंगे ना, तो मेरा नाम उन 8 में से एक होगा। मैं एंटर भले ही इस कोर्स में केशव विनानी के नाम से हुआ था, मैं निकलूंगा सीए केशव विनानी बन के। और वही हुआ। मैंने एंट्रेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। मेरी जो इंटरमीडिएट एग्जाम थी, मुझे 2 अटेम्प्ट लगे। उसके बाद मैंने केपीएमजी में अपनी आर्टिकलशिप की, जो बिग 4 माना जाता है, जहाँ पे बहुत काम का एक्सपोजर मिलता है। और फिर टाइम आई मेरे सीए फाइनल्स की। अब जो लोग सीए कोर्स को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि सीए फाइनल में जितने लोग डिप्रेस हो जाते हैं ना सीए फाइनल क्लियर होने से, उतना शायद किसी और लेवल पे नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी 4 साल जिंदगी के उस कोर्स के लिए दी होती है, और वो आखिरी के 2 एग्जाम, 6 महीने, 8 पेपर, उनसे उनका नाम छीन लेते हैं। Difference between being a CA and a CA finalist is only 8 papers, 2 groups, and I think 400 marks that you need out of 800 to clear. Of course, मैं लकी था, भगवान की कृपा थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल क्लियर कर पाया। आज तक शायद मैंने जितना भी छोटा मोटा लाइफ में अचीव किया हो, मेरे लिए उस अचीवमेंट से बड़ा कुछ नहीं है। उसका रीजन जानते हो? मेरे को याद है सीए फाइनल के रिजल्ट वाला दिन, डरा बैठा सहमा, मैं अपने घर में उस दिन रूम से बाहर ही नहीं आया था। अच्छा, इंस्टीट्यूट की भी बहुत बुरी आदत है, लोग रिजल्ट का डेट एक दिन पहले अनाउंस करते हैं। इंस्टीट्यूट हमें एक रात पहले नोटिफिकेशन भेजता है कि कल रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट का टाइम नहीं बताता। तो आदमी पूरा दिन बेचैनी से घूमता रहता है। मुझे याद है, उस दिन मेरे पाँव में शक्ति नहीं थी कि मैं खड़ा हो सकूं। मैं बेड से बाहर नहीं आया दोपहर 3 बजे तक, जब तक मेरे फोन में एक टिंग का मैसेज नहीं भर रहा था, जहां पे मेरे दोस्त ने लिखा रिजल्ट्स आउट डॉट डॉट डॉट, हैव यू चेक्ड। तब तक मैं उस बेड से उठ नहीं पाया था। फिर मैंने भगवान का नाम लिया। उस दिन घर पे कोई और नहीं था, शायद जितना मुझे याद आ रहा है पापा मम्मी किसी शादी में गए थे। मैंने सिस्टम खोला, मैंने रोल नंबर डाला और मैंने रिजल्ट देखा। रिजल्ट देखना सीए क्लियर करने से ज्यादा मुश्किल है उस 1 मिनट के अंदर, क्योंकि ये वेबसाइट 17 से 18 बार मिनिमम क्रैश होती है। और जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा, मैंने सिर्फ 2 वर्ड देखे, पास इन पास, दोनों ग्रुप के अंदर पास। मुझे 5 सेकंड लगे ये मानने के लिए कि जिस चीज के पीछे मैंने लाइफ के 5 साल डाले थे, 18-18 घंटे की मेहनत डाली थी, 3 साल काम किया था, उसका रिजल्ट सिर्फ ये 2 वर्ड्स थे, पास एंड पास। अब मैं केशव इनानी से सीए केशव इनानी बन गया था। मैंने तुरंत फोन उठाया और अपने पापा को कॉल किया, और मैंने पापा को कॉल उठाते ही सबसे पहली लाइन ये बोली, सीए केशव विनानी स्पीकिंग। शायद उस दिन से बड़ी मैंने अपने पापा को कोई खुशी नहीं दी। पहली बार मैंने जिंदगी में पापा की आवाज में थोड़ी नमी महसूस की। मेरे पापा उसके अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाए, उन्होंने सीधा फोन मेरी मम्मी को दे दिया, और पीछे से मुझे हल्की सी रोने की आवाज आई। मेरी मम्मी इस बात को मान नहीं सकती थी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। तो दोस्तों, फाइनली मैं सीए बन चुका था। जिस चीज के लिए मैंने मेहनत की थी वो अचीव कर चुका था, और मैं अपने मन में ये सोच रहा था कि इससे
इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो ऑलरेडी वर्ल्ड के टॉप में हूं। बट फिर आया भगवान का झटका, प्रैक्टिकल लाइफ। अब जिस चीज के पीछे सोचे थे वो तो हो चुकी, बट उसके आगे क्या क्या करता बंदा? 21 साल का बंदा सीए बन चुका है, उसके हिसाब से उसने अपनी ड्रीम अचीव कर ली, बट क्या ड्रीम्स वहीं पे खत्म होते हैं? मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि अब मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। ये था नवंबर 2019 जब मैं सीए बना था, और मार्च 2020 तक मैंने डिसाइड कर चुका था कि मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। और मैं पूरी तैयारी जोरों शोरों से घर वालों को बोल के एकदम अपने टशन में प्रैक्टिस स्टार्ट करने का सपना जैसे ही करने वाला था, तब आ गया कोविड-19। ये शायद मेरी जिंदगी की मैंने सबसे बड़ी महामारी देखी। न जाने कितने लोगों की मौत हुई, न जाने कितने देश बर्बाद हुए। इंडिया लॉकडाउन में चला गया। लेकिन मैं तो उसी सोच से घर पे बैठा था कि अब मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे करूं। जब सब लोग घर के अंदर बंद हो रहे हैं, मैं मार्केट में कैसे उतरूं, मैं नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, मैं क्लाइंट्स कैसे लेके आऊं? और इस चीज का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने अपना केपीएमजी में जॉब कंटिन्यू किया क्वालिफिकेशन के बाद। 4 महीने 5 महीने बहुत मेहनत की, और फिर 6 महीने बाद जब थोड़ी सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई थी कोविड के फर्स्ट वेव के बाद, मैंने डिसाइड किया अब बस, अब अगर करना होगा तो करना ही होगा। आपको पता है इंडिया में आज एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा है, बट फिर भी उतने नहीं है जितने होने चाहिए, क्योंकि लोग वो एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो डिसीजन अपना कंफर्ट जोन छोड़ने का, वो डिसीजन अपना बिजनेस स्टार्ट करने का। और शायद मैं उस दिन अक्टूबर के अंदर उसी डिसीजन के बीच में फंसा हुआ था। बट मेरे अंदर कुछ ना कुछ था जिसने बोला यार केशव अब बस करके देख, जो होगा फिर देखा जाएगा। उसी जोश के अंदर बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की अक्टूबर 2020 में। अब 22 साल की उम्र में सीए की प्रैक्टिस क्लाइंट्स कहां से लाओगे? जो भी क्लाइंट्स के पास जाओगे वो सोचते हैं कोई एक्सपीरियंस बंदा आए, कोई बड़ा बंदा आए। यार आधे से ज्यादा तो मेरे क्लाइंट्स 35 के ऊपर थे, मैं उनकी वेवलेंथ कैसे मैच करूं? आजकल ये बहुत फनी चीज चल रही है, जेन जी जेन जी। मैं भी शायद जेन जी हूं क्योंकि मैं 1997 बॉर्न हूं। बट उस टाइम पे मार्केट में जेन जी वाला नया बिजनेस लोग भरोसा कैसे करे? जो 30-35 साल के उनकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग तो मैच ही नहीं होती थी। अगेन मुझे मेरी मारवाड़ी इंस्टिंक्ट्स काम है। मुझे अगर अपने आप को उनके जैसा मोल्ड करना पड़ा तो मैंने किया, और उसी का नतीजा था कि 8 महीने के अंदर हम लोग उस प्रैक्टिस के बिलेबल को 1 करोड़ सालाना कर सके। अब ये समझना, सीए एक सर्विस इंडस्ट्री है। अगर मैं 8 महीने में 1 करोड़ की बिलेबल कर रहा हूं साल की, मतलब मैं कम से कम 40 लाख रुपए घर लेके जा रहा हूं। ऐसा बंदा जिसने 6 महीने पहले 15 लाख साल की नौकरी छोड़ी है, वो 8 महीने के अंदर अंदर साल का 40 लाख कमा रहा है, एंड मनी इन दी बैंक। शायद मेरे को लगा इससे अच्छी जिंदगी किसी की नहीं हो सकती। मेरे में मिडास टच है, मैं जिसको टच करूं वो गोल्ड हो जाए। बट क्या ये सही था? क्या ये स्टोरी यहां तक थी? शायद मैं उस दिन अगर अपने आप को रोकता तो आज जिस 1000 करोड़ के मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, मैं वहां पहुंच ही ना पाता, क्योंकि मैं 1 करोड़ को 5 करोड़ करके खुश होता। तब आया मेरे लाइफ का सेकंड बिगेस्ट डिसीजन, जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं प्रैक्टिस रुकूंगा। हाँ, मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे हो। जो बंदा साल का 40 लाख खुद के धंधे में कमा रहा है, जिसके पास खुद का फ्रीडम है, जो 22 साल की उम्र में इतना पैसा कमा रहा है, उसे वापस कुछ नया करने की क्या जरूरत? ना ही मेरे घर वालों को पैसे ज्यादा चाहिए थे, ना ही मेरी जरूरतें ज्यादा थी, बट मेरे सपने बड़े थे। मुझे इंडिया में कम से कम 1 लाख लाइफ्स को टच करना था। मेरे इंस्पिरेशंस हमेशा धीरूभाई अंबानी सर, गौतम अडानी सर, रतन टाटा सर, ऐसे लोगों से मैंने सीखा पला बड़ा था। और यहाँ पे मुझे पता चला था कि यार जिंदगी बड़ी पैसे कमाने से नहीं होती, लोगों को बनाने से होती है। क्या सीए प्रैक्टिस मेरे को वो करने देता? शायद नहीं। उस दिन जैसे हर इंडियन बच्चा परमिशन लेने जाता है, मैं गया अपने पापा के पास परमिशन लेने। पापा एक संडे आफ्टरनून अपनी चाय की चुस्की में, थोड़ा टेंशन कम, मेरे को देख के खुश कि बेटा है, शादी की उम्र हो रही है, एलिजिबल बैचलर है, अच्छा पैसा कमा रहा है, खुद का खुद देख रहा है। और उस बीच में मैंने एक टॉपिक छेड़ा कि पापा मैं प्रैक्टिस बंद करना चाहता हूँ। 2 मिनट तक शायद मेरे पापा समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या बोल रहा था। बट जब मैंने ये लाइन दोहराई, तब मेरे पापा ने पूछा, पागल हो गया तू? तू प्रैक्टिस बंद करेगा? जो हाथ में पैसा आ रहा है तो उसको छोड़ेगा तो करेगा क्या? गधे चराएगा? आई एम श्योर आधे से ज्यादा लोगों ने अपने पापा से सुना होगा, काम छोड़ के क्या चलेगा, गधे चराएगा? यही डायलॉग मेरे पास आया था। उन्होंने बोला जो लाइफ मैं जी रहा था वो लोगों का सपना था, लोग कितनी मेहनत करके वहां पहुंचते थे, और मैं सब अचीव करने के बाद एक दिन में छोड़ना चाहता था उसको। तो मैंने पापा को बोला कि यहाँ पे मैं 25 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे 1 लाख लोगों के साथ काम करना है।
लड़ते झड़ते मनाते मनाते। मेरे पापा इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर ये खुद का कुछ करेगा, वो जानते थे बिजनेस में हर बार सक्सेस नहीं मिलती। वो शायद जानते थे मैं फर्स्ट टाइम लकी था, और वो मेरे को वर्ल्ड का वो एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते थे। उन्होंने मुझे अपने भाई का एक्सपीरियंस बताया, जिसने अपने फर्स्ट बिजनेस में 80 लाख का नुकसान किया, और उन्होंने बोला बेटा नुकसान सहन करने की क्षमता हर एक में नहीं होती है। बट उसके साथ उन्होंने एक लाइन और बोला एंड में, कि अगर तू खुद का कुछ करना चाहता है कर। मैं ये भी लिख के देता हूं कि 100% ये चीज हर बार सक्सेस या फेलियर नहीं होगी। तेरे को जिंदगी में फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन अगर तुझे अपनी ड्रीम अचीव करनी है तो तेरे को हर फेलियर के अंदर खड़ा करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड थ्रू ईच ऑफ योर फेलियर्स। बस इसी लाइन के साथ मुझे पापा की ना में भी हाँ मिल गई। उन्होंने यही लाइन बोल के छोड़ा, अब तू बड़ा हो गया, अब तेरे को जो करना है कर, मैं तेरी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इससे कहानी शुरू होती है वनानम की। एक ऐसी कंपनी जिसे मैंने सितंबर 2021 अपने को फाउंडर महेंद्र राठौड़ के साथ स्टार्ट किया। महेंद्र सर वन ऑफ माय अर्लीस्ट इन्वेस्टर्स थे, 44 इयर्स के हैं। मैं उन्हें बुढ़ा बुलाता हूं, वो हमारे कंपनी के सबसे बूढ़े आदमी हैं। बट वो आईआईएम बेंगलोर से पास आउट कर चुके थे। उन्होंने बड़े बिजनेसेस बनाए थे। मैं जानता था कि अगर मुझे बहुतों की लाइफ को इम्पैक्ट करना है तो मुझे उनके जैसा कोई एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति चाहिए जो मेरे एग्रेशन को मैच कर सके। और वहां से स्टार्ट हुई जर्नी वनानम की। हम लोगों ने बहुत उतार देखे, बहुत चढ़ाव देखे। हम आज 4 बिजनेस अलग अलग चलाते हैं, चारों बिजनेस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी हम सक्सेसफुल हैं। एटलीस्ट हम ऐसा मानते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं। और जानते हो सक्सेसफुल क्यों है? इस चीज से नहीं कि मैं 1000 करोड़ साल का रेवेन्यू करता हूं, इस चीज से भी नहीं कि हम लोग इसको प्रॉफिटेबली करते हैं, बट इस चीज से कि आज मेरे थ्रू 800 लोग काम करते हैं। वनानम डायरेक्टली 300 लोगों की एक फैमिली है, और इनडायरेक्टली कंसल्टेंट्स मिला के हम लोग 800 लोग हैं जो काम करते हैं। और जब मैं उस ऑफिस में जाता हूं जहां पे 150 लोग मेरे साथ बैठे होते हैं, मैं खुशी से भर जाता हूं। मेरे लिए मेरी छोटी मोटी अचीवमेंट वो है कि आज मैं 800 लोगों के साथ काम कर रहा हूं। क्या हम इस जर्नी को यहीं रोकेंगे? नहीं। हमारा सपना है 1 लाख लोगों को मीट करने का, और हम वो करके रहेंगे। आप ये तो जानना चाहते होंगे कि क्या मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ? क्या बिजनेस 1000 करोड़ ऐसे ही बन गया? क्या मैंने जिंदगी में कोई फेलियर्स नहीं देखे? कोई सीरियस मनी फेलियर नहीं देखा? नहीं। हम लोग भी तो आखिर में एक स्टार्टअप थे। एंड पीपल से 8 आउट ऑफ 10 स्टार्टअप्स डोंट वर्क। मतलब माय चांस ऑफ फेलियर व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस वाज 80% एंड माय चांस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल वाज ओनली 20%। बट मैंने वो रिस्क लिया। इधर मैं 1 मिनट लेके आप सबको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपको खुद का कुछ करना है तो आप वो रिस्क लीजिए, आप वो काम कीजिए। क्या हो जाएगा? 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, रिस्क उतनी लीजिए जितना आप ले सको, बट खुद का कुछ करके तो देखो। अपनी जरूरतें कम करो, ताकि आप जो पैसा कमाओ वो आप बिजनेस में डाल सको, और जब वो बिजनेस ज्यादा पैसा आपको देगा, आप बहुत खुश हो जाओगे। ऐसे ही जब हमने वनानम स्टार्ट किया, तब हमें स्टार्टिंग में बहुत नुकसानें आई। जब हम स्टार्टिंग के अंदर हमारे बिजनेस प्लान्स बना रहे थे, हमारा बिजनेस ही कुछ और था। बट हमने रियलाइज किया जब भी कि वो बिजनेस मॉडल फेल हो रहा है, हमने पिवट किया। हमने नए नए मॉडल्स लाए। सपना एक ही था कि वनानम को जिंदा रखना है। हम उस सपने के पीछे बिजनेस से, हमारा प्यार बिजनेस या एक पर्टिकुलर लाइन से नहीं था, हमारा प्यार वनानम से था। हम लोग उस चीज का जो हमारा मोटो है उस पे स्टिक ऑन करना चाहते थे कि हम वी आर बिल्ट इन भारत, वी आर बिल्ट बाय भारत, वर वी आर बिल्ट फॉर द वर्ल्ड। यही कारण से हम बहुत जल्दी दुबई, सिंगापुर, यूएस में एक्सपेंड कर पाए। बट हर एक्सपेंशन में एक तकलीफ आई। हमने दुबई में नुकसान किया, यूएस में नुकसान किया, हमने इंडिया के अंदर नुकसान किया, हमारे खुद के पार्टनर्स ने हमें चीट किया अर्ली ऑन। बट क्या इनमें से कोई भी चीज हमें रोक पाया? नहीं। लोग कहते हैं कि अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपको हर चीज राइट लेनी चाहिए। आपके दिन के 10 में से 9 डिसीजन करेक्ट होने चाहिए। बट मेरा कुछ और मानना है। मेरा मानना है अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो फेलियर को झेलना सीख लो। फेलियर से मत डरो। तो बस आज मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में खुद का कुछ भी करने की जज्बा है तो कीजिए। छोटे छोटे रिस्क लीजिए। फेलियर्स में घबराइए मत। हर आदमी, चाहे धीरू भाई अंबानी हो, गौतम अडानी हो, रतन टाटा हो, या आप आदित्य बिरला हो, या आप जिससे भी मिलना चाहे, अगर आप उनके लाइफ की स्टोरीज देखोगे ना, तो सबसे बड़े सक्सेस पे छूटे हैं हजारों छोटे छोटे फेलियर्स। और हर 1000 फेलियर के पीछे छोटी है एक कहानी, और उसका एक ही निष्कर्ष कि वो टिके रहे। तो दोस्तों, आज जोश टॉक्स के इस मंच से मैं जरूर प्राउडली ये कहना चाहता हूं कि ये जेन जी आज
4 साल के अपने छोटे से करियर स्पैन में जहाँ पे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 1000 करोड़ की रेवेन्यू वाला प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जिसके ब्रांचेस आज दुनिया भर में हैं और जिसकी शायद वैल्यूएशन लगभग 2500 से 3000 करोड़ है, वो करके यहाँ पे खड़ा है। आप कोई भी जनरेशन को हो, आप कोई भी आदमी सक्सेसफुल बिजनेस बना सकता है। उसके लिए उसे चाहिए सिर्फ 4 चीज, एक अच्छी टीम, मेहनत, फेलियर्स में खड़ा होने की क्षमता और अपने भगवान की कृपा। जिस आदमी के पास ये 4 चीज है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपसे विदा लेने से पहले मैं जोश टॉक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। शायद ये जोश टॉक्स की टीम को भी नहीं पता होगा, बट मैंने बहुत सारे उनके पॉडकास्ट सुने। जब अश्नीर, जब शार्क टैंक के सारे शार्क्स, हर कोई बंदा और हर छोटे से छोटा ट्रेडर जो यहाँ पे आके अपनी स्टोरी बताता है, वो अपने को कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में सिखाता है। शायद आज वो नहीं होते तो भारत में कुछ एक एंटरप्रेन्योर्स तो कम हो जाते, क्योंकि उन्हें वो हौसला नहीं मिलता नया एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने का। मेरे हिसाब से जोश टॉक्स जैसा माध्यम अपने लिए आज के डिजिटल इंडिया में एक वरदान की तरह है, जो इतने छोटे छोटे लोगों को भी पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है।